नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जोरों पर है। लगातार बढ़ते आंकड़ों से लोगों में दहशत है। वायरस के डर ने लोगों के मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी असर डालना शुरू किया। लगातार टीवी पर आ रही खबरों से लोगों में डिप्रेशन और घबराहट बढ़ने लगी है। ऐसे में लोगों के मन में कोरोना से बचाव के लिए कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, जिनके जवाब हर दिन हम आपको देते हैं। वैसे तो आयुर्वेद में कई बीमारियों के बेहद कारगर उपचार हैं, लेकिन देखा गया है कि कोरोना से लड़ने में भी आयुर्वेद कारगर साबित हो सका है। तो क्या आयुर्वेद से कोरोना की जंग जीती जा सकती है और कोरोना से बचाव में आयुर्वेद कितना कारगर है? इन सभी बातों पर आज हम करेंगे चर्चा। तो आयुर्वेद से जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर अंकिता मिश्रा, एमडी आयुर्वेद। डॉक्टर अंकिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैम। डॉक्टर अंकिता, आयुर्वेद की शक्ति हम सभी जानते हैं, क्योंकि आयुर्वेद जो है हमारी तमाम चिकित्सा पद्धति का आधार माना गया है। हमारे ऋषि मुनि जड़ी बूटी से काफी पुराना संबंध हम देखते हैं आयुर्वेद का है। ऐसे समय में जब कोरोना महामारी में लोगों की जान जा रही है, लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, लगातार अलग अलग मेडिसिन ले रहे हैं, आयुर्वेद में कोरोना क्या है? कैसे देखती हैं आप कोरोना को? जी, चिकित्सा विज्ञान की सीमा जहाँ पर निर्धारित होती है, वहां से आयुर्वेद चिकित्सा विधा स्टार्ट होती है। अब सभी दर्शकों के बताने के लिए मैं बता दूं कि चिकित्सा विज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण हम देखने को मिलता है कि यदि कोई बीमारी ठीक होती है तो हम उसको विज्ञान समझते हैं, पर विधा वो होती है जो जीवन जीने की शैली समझाए, और वो आपको सिर्फ आयुर्वेदिक चिकित्सा विधा में ही मिलती है। यदि कोरोना वर्तमान महामारी के विषय में यदि हम आयुर्वेद से संबंधित जानकारी लेना चाहें तो हम देखते हैं कि मुख्यतः कफ दोषज विकार इस व्याधि में हमको बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। यदि मुख्य लक्षणों की बात की जाए कोरोना महामारी से संबंधित, तो उसमें मुख्य है कि ज्वर मीन्स बुखार आना, गले में खराश, गले में दर्द, सांस लेने में परेशानी का होना, सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता प्रभावित होना, व्यक्ति को एहसास ही ना होना कि क्या स्मेल आ रही है या किस प्रकार का स्वाद वो चख रहे हैं। ये मुख्यतः इस महामारी के शुरुआती दिनों के लक्षणों में है। उसके पश्चात जैसे ही ये व्याधि बड़ी मात्रा में शरीर को संक्रमित करती है, उसके पश्चात श्वास लेने में कठिनाई और ऑक्सीजन लेवल की कमी ये हमें ज्ञात होते हैं। तो यदि शुरुआती दिनों में ही आयुर्वेद के उपचार से संबंधित यदि डॉक्टर की सलाह ले ली जाए तो हम तुरंत ही इस महामारी से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद से संबंधित यदि मैं कोरोना को रिलेट करना चाहूँ तो एक कफ दोष युक्त श्वसन तंत्र संबंधित प्राण व स्रोतस की दृष्टि है। प्राण व स्रोतस में आयुर्वेद में फेफड़े मुख्य अंग बोले गए हैं। इसीलिए इस व्याधि में आप देखेंगे कि मुख्यतः फेफड़े से संबंधित मुख्य लक्षण हमें दिख रहे हैं। तो हम इसे मुख्यतः श्वसन तंत्र विकार बोलेंगे, जिसमें कफ दोष की प्रधानता है। बिल्कुल। लेकिन आयुर्वेद को अगर डॉक्टर अंकिता, जहां तक हम समझते हैं, तीनों ही दोष, चाहे वायु, कफ, पित्त, जो तीनों दोष होते हैं शरीर में, वो हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण को हम देख रहे हैं तो सभी में एक तरीके से आ रहा है। ऐसे में आयुर्वेद क्या दोष के आधार पर ही उपचार करता है? क्योंकि ज्यादातर लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि तकलीफ हुई और आपने मेडिसिन खुद से जाकर मेडिकल से ले ली। ऐसे में आयुर्वेद कितना कारगर होगा अलग अलग दोषों के आधार पर? जी, आयुर्वेद की चिकित्सा विधा व्यक्ति के अनुसार है, पर यहाँ पे कफ दोष विकार बोलने का महत्व यह है कि ये वसंत ऋतु में होने वाली मुख्य व्याधि है। अभी आप देखिए कि संक्रमण इस समय पे ही सबसे ज्यादा क्यों हुआ, इसका उत्तर आपको आयुर्वेद में मिल सकता है कि संक्रमण होने का कारण ही यह है कि वसंत ऋतु में कफ का संचय होता है प्राकृतिक रूप से। आयुर्वेद के चिकित्सा सिद्धांत में यत पिंडे तद ब्रह्मांडे की कल्पना की गई है, अर्थात प्रकृति में जो घटित होता है, प्रकृति में जो मौसम में परिवर्तन आता है, उसका मनुष्य के शरीर पर पूरा असर पड़ता है। तो आप देखेंगे कि प्राकृतिक रूप से कफ का संचय, प्राकृतिक रूप से कफ का जो संग्रह होता है, वो इस समय हर व्यक्ति के शरीर में होता है, बशर्ते यदि हम आहार विहार, इसलिए आयुर्वेद में ऋतुचर्या बताई गई है, मौसम के अनुसार यदि हम उचित खान पान और अपनी दिनचर्या रखें तो हमें कफ संबंधित लक्षण उतने मिलते नहीं है। चाहे हमको संक्रामक रोग हो, जैसे अभी जो स्थिति चल रही है, और या तो कोई व्यवस्था ना हो, पर भी आप देखेंगे कि वायरल इन्फेक्शंस
इस समय पे सबसे ज्यादा होते थे। पर पिछले समय पे क्या होता था कि पहले डॉक्टर्स की कोई नीड ही नहीं होती थी। 2-3 इयर्स पहले संक्रामक रोगों में यदि कोरोना शामिल नहीं होता तो वायरल इन्फेक्शन के लिए एक भी व्यक्ति डॉक्टर के पास सलाह लेने के लिए नहीं आता था। वो स्वयं मेडिसिन लेके मेडिकल स्टोर से वहीं से वो चर्चा कर लेता था और अपनी मेडिसिन ले लेता था। तो अभी फिलहाल ये कफ दोष युक्त बोलने का मतलब यही है कि वसंत ऋतु में अभी हमको सबसे ज्यादा संक्रामक लक्षण मिल रहे हैं। उसे दूर करने के लिए कफ दोष शामक जो हम आहार विहार आयुर्वेद में बताए गए हैं वसंत ऋतु के अनुसार, उसका यदि हम पालन करें तो एक तो हम बीमारी से भी बच सकते हैं, और यदि हमको संक्रमण हो चुका है और 3 से 4 दिन में ही यदि हम लक्षणों का आयुर्वेद में उपचार कर लें तो हम निश्चित रूप से इस महामारी के विकट स्थिति पे जाने, गंभीर स्थिति पे जाने से रोक सकते हैं अपने आप को। इसलिए ये जो तरीका आपने बताया की प्रधानता इसलिए है क्योंकि अभी प्रकृति में कफ बहुत ठीक है। प्रकृति के हिसाब से ही आयुर्वेद हमेशा से इलाज करता रहा है, चिकित्सा पद्धति रही है, जैसे कि ऋतुचर्या के हिसाब से ही दिनचर्या, जैसा आपने बताया है। लेकिन कोरोना काल में सारा कुछ जो है एलोपैथी की तरफ ही लोग भाग रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि एलोपैथी गलत है, लेकिन जब हमारे पास में प्राचीन चिकित्सा पद्धति मौजूद है तो आयुर्वेद क्यों नहीं उभर कर सामने आ पा रहा, या लोग क्यों नहीं आयुर्वेद की तरफ मुड़ रहे हैं? क्या इसके पीछे कारण आप देखती हैं? जी, इसमें पीछे कारण के लिए आज मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ कि लोगों को जानकारी का अभाव है। क्योंकि देखिए, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही हमारी कंट्री में एलोपैथी है। नो डाउट हर पैथी की अपनी लिमिटेशंस है। मेरा बोलने का विचार यही है कि आयुर्वेद का इसलिए महत्व है क्योंकि ये स्वस्थ व्यक्ति के भी स्वास्थ्य की रक्षा करता है। ऐसी कोई भी पैथी नहीं है जो स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी निर्देश जारी करती हो। तो इसीलिए आज के परिदृश्य में यदि आप देखें तो संक्रामक रोग एयरबोर्न हो चुके हैं, कम्युनिटी स्प्रेड हो चुकी है कोरोना महामारी, जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं। यदि वो घर में भी बैठे हुए हैं तो भी वो दहशत में ही जी रहे हैं कि कहीं कल तो नहीं हो जाए ये परेशानी। या यदि घर में एक भी सदस्य है, यदि वो कोरोना संक्रमित हो जाता है, कोविड-19 यदि वो पॉजिटिव हो जाता है, तो बाकी मेंबर्स दहशत में रहते हैं कि कहीं हम तो संक्रमित ना हो जाएं। तो ये आज का ये विषय ही इसलिए मैंने चुना कि कम से कम लोगों को इस आयुर्वेद विषय, जो हमारी पद्धति, हमारी भारतीय प्राचीन पद्धति रही है, जिसकी शुरुआत ही हमारे रसोई से होती है, चाहे हम हल्दी लें, चाहे हम अदरक लें, चाहे हम जीरा लें, अजवाइन लें। आप देख सकते हैं यदि सिंगल इन द्रव्यों की ही हम यदि आवश्यकता अपने शरीर में महसूस कर पाते हैं तो एक कॉम्बिनेशन जो मेडिसिन जो हमारे चिकित्सा शास्त्र में वर्णित है, यदि आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह ली जाए तो कैसे हम इस बीमारी पे नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। बट चूंकि इसका अभी बहुत प्रचार नहीं हुआ है, मेरा यही अनुरोध है सभी से कि चूंकि सभी एक काढ़े के रूप में आयुर्वेद को अपने घर में शामिल किए ही हुए हैं, तो क्या सिर्फ आयुर्वेद का हम काढ़े तक ही सीमित रख दें हम आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र को? ये सबको सोचना चाहिए। और ये चिकित्सा शास्त्र बहुत ही वृहत है, तो आप इसमें ये नहीं बोल सकते कि जब सिर्फ अदरक ही इफेक्टिव है हर चीजों में, आप अदरक को काढ़े में डाल के पी रहे हैं, तो सोचिए कि अदरक से जुड़ी हुई और भी मेडिसिन जो आयुर्वेद में वर्णित है वो कितनी इफेक्टिव होगी। तो इसीलिए लोगों को जागरण बहुत आवश्यक है आयुर्वेद विषय से संबंधित। बिल्कुल। डॉक्टर अंकिता, चूंकि हमारा कार्यक्रम बहुत सारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं और जो आयुर्वेद के ऊपर यकीन करते हैं, क्योंकि जब आयुष मंत्रालय ने काढ़ा का जिक्र किया, काढ़ा की रेसिपी, काढ़ा में जो पड़ने वाली चीजों को बताया, तो लोगों ने इसको घर घर में शामिल किया अपने लाइफ स्टाइल में, अपने दिनचर्या में। मुझे लगता है आज आप यहाँ से कुछ टिप्स बताइए कि अगर साधारण तरीके से गले में खराश है, अगर आपको बॉडी पेन हो रहा है, अगर आपको फीवर हो रहा है, जुकाम हो रहा है, तो इसके लिए हम अपनी दिनचर्या में किन किन चीजों को आयुर्वेद के तौर पर शामिल कर सकते हैं? जी मैम, देखिए, काढ़ा का विधान जो आप गाइडलाइंस दी गई है उसके अनुसार ही यूज करें। ऐसा नहीं है कि अदरक हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि देखिए आयुर्वेद में जो प्रकृति के अनुसार मैंने बोला कि चिकित्सा का विधान है, वैसी व्यक्ति विशेष के अनुसार भी चिकित्सा का विधान है। आप हर व्यक्ति का व्यक्तित्व एक समान नहीं होता, हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं हैं। इसीलिए आयुर्वेद में एक औषधि सभी लोगों को प्रयुक्त नहीं की जाती है। आहार विहार का भी यही महत्व होता है, क्योंकि वात पित्त कफ के अनुसार हम प्रकृति का परीक्षण करते हैं। जैसे ही कोई रोगी हमारे पास समक्ष उपस्थित होता है तो हम उसके आधार पे, उसके आचार व्यवहार, दिनचर्या, वो क्या व्यवसाय करता है, उसके आधार पे हम निर्णय लेते हैं कि उपयुक्त व्यक्ति को
क्या हम ऐसा औषधि दें जिससे उसको जल्दी से जल्दी आराम हो। यहाँ पे चूंकि आपने ये विषय उठाया है कि कोरोना महामारी से हमको आयुर्वेदिक ऐसे कौन से नुस्खे या तरीके हैं जो हम आजमा सके, उसके लिए मैं 3 ही औषधि का विशेष वर्णन करूंगी जो सभी प्रकार के वात पित्त कफ, चाहे कोई भी व्यक्तित्व के प्रकृति के व्यक्ति हो, उनके लिए उतनी ही उपयोगी साबित होगी। सबसे पहला है महालक्ष्मी विलास रस। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि सिर्फ देखिए, आयुर्वेद में 2 प्रकार की औषधि होती है, एक होती है रस औषधि और एक होती है काष्ठ औषधि। काष्ठ औषधि भी उतनी ही इफेक्टिव है जिसमें सारे पंच महाभूत हैं। कोई भी द्रव्य जब लिया जाता है आयुर्वेद में औषधि के तौर पे, तो वो जो ड्राई ड्रग्स होती हैं या वेट ड्रग्स होती हैं, जो डायरेक्ट हम यदि कोई पत्ती पीस के हम काढ़ा पिलाएं, उसका रस निकालें, या हम ड्राई ड्रग्स जो सूखी हुई औषधि है उसका हम पीस के चूर्ण बनाएं या उसको यवकुट करके हम उसका काढ़ा बनाएं, तो ये 2 प्रकार की औषधियां आयुर्वेद में है। पहली है रस औषधि और दूसरी है काष्ठ औषधि। चूंकि इस जो वर्तमान स्थिति है, आप देखेंगे पिछली जो स्थितियां थी, लगभग 3 बार लॉकडाउन हो चुका है प्रदेश में, बट इतनी भयावह स्थिति में अभी तक नहीं पहुंचा था प्रदेश। इसलिए वर्तमान में इस संक्रमण को रोकने के लिए आप इसको पोटेंट एंटीबायोटिक बोल सकते हैं आयुर्वेदिक, कि महालक्ष्मी विलास रस का उपयोग किया जाए। यह स्वर्ण युक्त भी आता है और विदाउट स्वर्ण भी आता है। स्वर्ण की यदि बात की जाए मीन्स गोल्ड, स्वर्ण भस्म का आयुर्वेद में प्रतिरक्षा तंत्र में बहुत आयत से उपयोग होता है। न केवल ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, अपितु जितनी धातुएं हैं जो हमारे शरीर को बनाती हैं, आयुर्वेद में 7 प्रकार की धातुएं बोली गई हैं, उनको बनाने का काम, क्योंकि इस बीमारी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो मुख्य लक्षण भी दिखे वो है थकावट, क्योंकि धातु कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है जो हमारे जीवन के लिए उतनी ही आवश्यक है, जो हमारे शरीर को बांध के रखती है। तो इसीलिए स्वर्ण भस्म युक्त औषधि जो महालक्ष्मी विलास रस इजीली अवेलेबल है मार्केट में, उसका हम उपयोग करें। दूसरा, हम गिलोय को तो जानते ही हैं, पर देखिए गिलोय का जो हम काढ़ा बना के पीते हैं और गिलोय की जितनी भी औषधियां, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है गिलोय सत्व। सत्व इसलिए क्योंकि ये एक पोटेंट, गिलोय का एक पोटेंट पार्ट है। गिलोय को जब अच्छे तरीके से उबाला जाता है, उसकी एक विधि है आयुर्वेद में, उसके अनुसार एक व्हाइट कलर का पाउडर निकलता है। आप मान के चलिए यदि आप 5 किलो गिलोय उबालते हैं तो लगभग 10 ग्राम ही आपको वो गिलोय सत्व मिलेगा। तो सोचिए कितना पोटेंट ड्रग है गिलोय सत्व। यदि आप इट्स गिलोय काढ़ा भी पीते हैं तो नो डाउट वो भी उतना ही इफेक्टिव है। बट अभी जो संक्रामक स्थिति काफी हद तक जो समाज में फैल चुकी है, उसके लिए हम पोटेंट ड्रग का यूज करेंगे तो हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और दूसरा, जनमानस पे आयुर्वेदिक मेडिसिन का ये दुष्प्रभाव भी हटेगा कि ये लेट से काम करता है। देखिए, आयुर्वेदिक औषधियां कोई भी लेट से काम नहीं करती, बहुत धीरे धीरे काम नहीं करती, अपितु रोगी लेट से आता है आयुर्वेद में। तो ये चीजें जनमानस पे बतानी जरूरी है कि आप आयुर्वेद को जल्दी अपनाएं। आप जितना जल्दी अपनाएंगे उतना जल्दी ये आपको हर प्रकार की बीमारियों से आपका रक्षण कर सकता है। तो फर्स्ट मेडिसिन मैंने बताई महालक्ष्मी विलास रस स्वर्ण युक्त, जिसको 1 टैबलेट यदि हम सुबह शाम लेते हैं, फिलहाल संक्रामक स्थिति काफी बनी हुई है, इसलिए सुबह शाम 1 टैबलेट लेना है खाने के बाद। और यदि ये संक्रामक स्थिति धीरे धीरे घटती है तो आप इसको दिन में 1 बार भी यदि नाश्ते या खाने के बाद लेते हैं तो आप इसका बहुत अच्छा उपयोग देखेंगे कि आपको इस संक्रमण होने से ये बचाएगी। दूसरा है गिलोय सत्व, छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये उतनी ही उपयोगी है, चाहे बच्चा 2 दिन का ही क्यों ना हो। यदि आप उस माँ अपने हाथ साफ करके एक चुटकी से यदि उसको शहद के साथ वो खिला दे तो किसी प्रकार के बच्चे को न तो कोरोना का संक्रमण हो सकता है और न ही गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान ये बीमारी आ सकती है। और दूसरा, ये दोनों मेडिसिन हर प्रकार के प्रकृति और व्यक्तित्व वाले सभी स्त्री पुरुष इसका ग्रहण कर सकते हैं। तीसरी मेडिसिन है तालीशादी चूर्ण। तालीशादी चूर्ण इसलिए जरूरी है क्योंकि फिलहाल संक्रामक स्थिति बहुत ज्यादा है समाज में, इसीलिए इसका राजयक्षमा अर्थात टीबी के रोगाधिकार के लिए आयुर्वेद में चरक संहिता में इसका वर्णन है, क्योंकि ये इतनी पोटेंट ड्रग है कि अभी जो गले में खराश या गले में जो भी हमको परेशानी हो रही है, देखिए सबसे पहला तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि श्वसन तंत्र संबंधी विकारों में यदि हम अलार्मिंग बेल माने तो वो होता है टॉन्सिल।
हम सभी जानते हैं हम कितने बार वायरल इन्फेक्शन से ग्रसित हो चुके होंगे अपने जीवन काल के दौरान, बट चूंकि अभी दहशत की स्थिति है तो हमें ज्यादा भय लगने लग गया है। तो ये आज की स्थिति में भी देखिए, कोरोना महामारी में हमको टॉन्सिल्स पहले ही हमको अलार्मिंग बेल बजाने लग जाता है, मीन्स गले में खराश होने लग जाती है, हमारा गला दुखने लग जाता है। हम तुरंत समझ जाते हैं कि कोई ना कोई संक्रमण हमारे शरीर में आ चुका है। बट अभी की स्थिति भयावह है तो हम कहीं ना कहीं कोविड को लेके उतने ही डर जाते हैं, और ये डरना अभी बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ कि कई रोगी जो इसको बहुत ही नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन माने हैं, उनको काफी गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अभी किसी भी प्रकार के लक्षण जो आपके शरीर में मिल रहे हो उसे आप मामूली ना समझें। तो 3 प्रकार की मेडिसिन मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ये 3 मेडिसिन का यदि स्वस्थ व्यक्ति भी उपयोग करे, अभी संक्रामक स्थिति ज्यादा है इसलिए आप 2 बार उपयोग करें खाने के बाद, जिसमें गिलोय सत्व की मात्रा बच्चों के लिए आप 60 mg दें। जैसे ही यदि वो 15 साल का तक का बच्चा है तो 125 mg, और यदि बड़ा पर्सन है बिफोर 15 ईयर्स तो फिर आप 250 mg BD ट्वाइस इन अ डे यदि आप देते हैं सुबह शाम खाने के बाद या नाश्ते के बाद, तो आपको इसका असर मिलेगा। और वैसी तालिश आदि चूर्ण यदि हम अभी फिलहाल 1 ग्राम ही मात्रा रखते हैं, क्योंकि फिलहाल अभी गर्मी और ठंड दोनों मेंटेन है, कभी गर्मी लगने लग जाती है, कभी हमको ठंडी का एहसास होता है, यही इस संक्रामक रोग को बढ़ाने के लिए मुख्य जिम्मेदार है। बिल्कुल, काफी अहम जानकारी आपने विस्तार से दी डॉक्टर अंकिता, और मेडिसिन भी आपने बताई कि जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी सहारा ले सकता है और जो कोरोना से संक्रमित है वो भी इसका सहारा ले सकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इन दौरान देखने को मिली वो है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए लोगों को लगता है कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन खा ली जाए, कुछ ऐसी दवाएं खा ली जाए जिससे हमारी ताकत, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए और हम कोरोना से बच जाए। आयुर्वेद क्या कहता है इस बारे में, इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगी। डॉक्टर अंकिता, मैंने आपसे पूछा था कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग आजकल अलग अलग तरीके की दवाइयां ले रहे हैं। अगर आयुर्वेद की बात करें तो गिलोय घनवटी का भी मुझे लगता है कि मेरी जानकारी में बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया। इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी नहीं है, बस खरीदी और ले ली। तो ये इम्यूनिटी पर आयुर्वेद किस तरीके से काम करता है और क्या हर व्यक्ति कोई एक ही आयुर्वेद में इम्यूनिटी बूस्टर ले सकता है? जी मैम, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि देखिए, इम्यूनिटी प्रतिरक्षा तंत्र ये स्वयं प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। यदि हम अपनी 3 बातों का ध्यान रखें तो इम्यूनिटी हम सेल्फ गेन कर सकते हैं। ये बातें आपको सिर्फ आयुर्वेद में ही पता चल सकती हैं। आपका ये पूछना जरूरी है कि गिलोय घनवटी से ही क्या सभी प्रतिरक्षित हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए आज हमको लगता है कि हम गिलोय खा रहे थे उसके बाद भी हमको ये संक्रमण कैसे हो गया। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि गिलोय में, जैसे मैंने आपको बताया कि गिलोय घनवटी भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले कर सकती है, बट किस अवस्था में कैसे लेना है ये आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह से ही लेना उचित है। तो यदि हम इम्यूनिटी पे आते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र में 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं। इम्यूनिटी के 2 टाइप्स होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स सेल्फ बॉडी जब जनरेट करती है एंटीबॉडीज रोगों से लड़ने के लिए, और पैसिव मीन्स जब हम उसको पहले से बनी बुनाई एंटीबॉडीज जब हम शरीर में लाइक वैक्सीन या सीरम हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो यदि एक्टिव इम्यूनिटी की बात की जाए तो चाहे हम वैक्सीन लें या खुद यदि हम संक्रमित हो जाते हैं, जैसे कोरोना से जितने भी पर्सन संक्रमित हुए हैं अपने आप एंटीबॉडीज बनी है उनके शरीर में। और पैसिव मीन्स जैसे मदर मिल्क के थ्रू यदि बेबी को एंटीबॉडीज डिलीवर होती हैं वो पैसिव इम्यूनिटी के अंतर्गत आती है। अब 3 कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे हम अपने प्रतिरक्षा तंत्र मीन्स इम्यून सिस्टम को बचा के रख सकते हैं, उसे जानना इसलिए जरूरी है कि सिर्फ मास्क पहनना, हाथ बार बार धोना और डिस्टेंस बनाना सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनसे हम बच सकते हैं। बट क्या यदि हम लापरवाही होने के पश्चात हम अपने इम्यून सिस्टम को या हम ये सावधानियां रखने के पश्चात भी यदि प्रभावित होते हैं कोरोना से, तो हम अपने प्रतिरक्षा तंत्र को जब तक मजबूत नहीं करेंगे इम्यूनिटी सिस्टम को, तब तक हम इस बीमारी से डरे हुए रहेंगे और समाज में भी भय का माहौल बना रहेगा कि कैसे हम इस बीमारी से बच सकते हैं और इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है लाइफस्टाइल। सेकंड, पेट संबंधित पाचन तंत्र, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है
उसका अच्छा होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पेट ही सभी विकारों की जननी है। आयुर्वेद में इसीलिए रोगाधिकार में ही जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस को मेन इंपॉर्टेंट, जिसको जठराग्नि बोली गई है, उसको इंपॉर्टेंट फैक्टर दिया गया है कि डाइजेस्टिव जूस जिस व्यक्ति के अच्छे से सिक्रीट होते हैं उसको किसी भी तरह की इम्यूनिटी लॉस की परेशानी नहीं होती। और तीसरा है आजकल का जो मेन इशू है वो है स्ट्रेस, तनाव। ये तीन चीजें इम्यूनिटी को डायरेक्ट प्रभावित करती हैं। अब यदि दिनचर्या की बात की जाए तो उसमें बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारा सन अर्थात सूर्य के अनुसार यदि हम अपना कार्य करें, दिनचर्या निर्धारित करें, तो हमारी दिनचर्या बहुत ही अच्छी और वैज्ञानिक हो जाती है और साथ ही साथ हमारे इम्यून सिस्टम को उतना ही स्ट्रांग कर देती है। सूर्योदय का समय 5:30 से 6 के बीच होता है। यदि हम 5:30 से 6 के बीच सूर्योदय के उगने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे के बाद उठ जाते हैं तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ऐसे ही मजबूत हो जाता है। प्रकृति द्वारा निर्धारित जो दिनचर्या है, अर्थात दिन में काम करना है और रात में सोना है, इसे आज बदला जा चुका है हमारे समाज में। लोग रात भर काम करते हैं और दिन में सोते हैं। तो आप बताइए प्रतिरक्षा तंत्र के ऊपर उसका कितना गलत प्रभाव पड़ता है। इरिवर्सिबल चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में, जिसका प्रभाव हमको त्वरित नहीं दिखता। देखिए, आयुर्वेद को इसीलिए मैंने विज्ञान ना बोल के विधा बोली है, क्योंकि जब आप इस जीवन शैली को, आयुर्वेदिक जीवन शैली को अपनाते हैं तो आपको उसका असर तुरंत नहीं दिखेगा। आपको लगेगा कि जो एक सामान्य 9 बजे भी उठता है कोई पर्सन, उसमें और हमारे में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। बट आज देखिए, जब ये महामारी आती है तो हमारे ऐसे बहुत से जानकार व्यक्ति हैं या हमारे जो पेशेंट है जो हमारी बातों को मानते हैं वो बिल्कुल सेफ है। इसका कारण आप यही मानेंगे कि वो अपनी दिनचर्या को मेंटेन करके रखे हुए थे। आज भी हम जब अपने रोगी अपने क्लिनिक में देखते हैं तो हम देखते हैं कि 60 साल के ऊपर के लोगों को हम जल्दी ठीक कर पाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने अपनी दिनचर्या सुधार के रखी हुई है। पहले के लोगों की दिनचर्या कभी भी इरेगुलर नहीं रही है। तो दर्शकों को बताने का मतलब यही है कि प्रकृति के साथ चले। प्रकृति के विपरीत आप रहेंगे तो प्रकृति आपके विपरीत चलने लगेगी, जो अभी फिलहाल हो रहा है। इसीलिए बायोलॉजिकल क्लॉक का ध्यान रखिए, अर्थात सूर्योदय जब होता है तो उसके आधे घंटे पहले या आधे घंटे के अंतराल में 6 से 6:15 के बीच आप उठ ही जाए, जिससे आपका प्रतिरक्षा तंत्र स्वयं ही एक्टिव हो जाएगा। और दूसरा, रात में आप 10:30 से 11 बजे के बीच किसी भी स्थिति में सोने की कोशिश करें, ताकि आप रात भर सोने से एनर्जी गेन कर सकें, अच्छी नींद आए आपको और सुबह आप एक्टिव रह सकें। आप अपने घर में बहुत से लोगों को देखे होंगे कि कोई व्यक्ति यदि 6 बजे उठ जाता है तो आप उसका एक्टिवनेस दिन भर देखिए, और कोई व्यक्ति यदि 9 से 10 बजे उठता है तो उसका आप एक्टिवनेस देखिए। इसी से समझ में आता है कि उसका प्रतिरक्षा तंत्र कैसा होगा। यदि दिनचर्या का हम अच्छी तरीके से उपयोग करें तो हम बिल्कुल इस बीमारी से लड़ सकते हैं। दूसरा है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। डाइजेस्टिव जूस को हम कैसे पता चलेगा कि हमारा पाचन तंत्र सही है कि नहीं? आप देखेंगे कि जल्दी उठने का एक ही मकसद है कि आप जल्दी फ्रेश हो, आप स्टूल पास जल्दी करें, क्योंकि देखिए हमारे सिस्टम में मल और मूत्र ही ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से हमारे टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर करते हैं। यदि आप 9 से 10 बजे उठेंगे तो आप कितने समय स्टूल पास करेंगे? इसी वजह से सारे टॉक्सिन्स बॉडी में ही रहते हैं। यही कारण है कि वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करते हैं। इसीलिए डाइजेस्टिव पाचन तंत्र के ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़ता है, लिवर फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, जिसका सीधा असर हमारी इम्यूनिटी पे पड़ता है। और तो तीसरा है तनाव। ये तीनों फैक्टर आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है। यदि तनाव की बात की जाए तो इसका सीधा असर इम्यूनिटी पे पड़ता है। स्ट्रेस और इमोशन फैक्टर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो इम्यूनिटी को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। आयुर्वेद के अनुसार डॉक्टर अंकिता आपने बताया कि अगर आपकी दिनचर्या अगर व्यवस्थित है तो आपकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो अपने आप बढ़ जाती है। और जरूरी है कि कोरोना काल में अगर लॉकडाउन के दौरान भी हैं लोग तो इसको मेंटेन करें ताकि संक्रमण से वो खुद को बचा सकें। शुक्रिया आपका बहुत अहम जानकारी के लिए। नमस्कार। धन्यवाद।